और क्या ऐसा कुछ है मेरे पास H2O है कितना 1 मोल और वो लिक्विड है और कितने टेम्परेचर पे है और आप उसे कन्वर्ट करने जा रहे हो किसमें H2O। तो पहले तो 100 डिग्री सेल्सियस से लिक्विड वाटर तक ही लाओगे उसे 100 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस पे और फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड वाटर बनने के बाद वो H2O सॉलिड बनेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब जरा ये सोचो अगर मैं आपसे कहता मैं इधर से इधर आ रहा हूँ, उल्टा सोचो एक मिनट के लिए, मेरे पास 1 मोल H2O सॉलिड आइस होती है 0 डिग्री पे और मैं उसको H2O लिक्विड 0 डिग्री पे बनाता तो क्या उसकी कितनी हीट देता, किस नाम से हीट देता? रेड वाली मेल्टिंग सही बोला, बस उसको मेल्टिंग को हमने ये पढ़ लिया कि डेल्टा फसच एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब ये तो हमें देनी पड़ती, तो ये जब हम करेंगे तो ये हमें इसमें से निकालनी पड़ेगी ना। अब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको क्वेश्चन में गिवन थी कितनी 6 किलो जूल पर मोल, एक ही मोल के लिए गिवन थी और आपके पास भी 1 मोल है, तो इसमें से हीट देंगे या निकालेंगे? तो इस स्टेप का डेल्टा में जो एनर्जी होगी उसको मैं डेल्टा H1 लिख रहा हूँ, उसको डेल्टा H2, तो डेल्टा H2 कितनी होगी माइनस का 0.0 किलो जूल। कोई दिक्कत? अब मैडम देखो कितना आसान बात है, अगर मैं 1 मोल सॉलिड आइस को जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है उसको पिघलाकर H2O लिक्विड बनाता 0 डिग्री पे, तो इस फिनोमेना में जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। नहीं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन याद करो, कल ही की थी हमने, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री, तो 0 से 0 पे ही लाना है बस, सॉलिड से लिक्विड बनाने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। आप लिक्विड से सॉलिड बना रहे हो तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बराबर एनर्जी उसको देने के बजाय उसमें से बाहर निकालोगे, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है वो एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग होगी, बस दोनों का साइन उल्टा होगा। अभी भी नहीं आया तो बोलो फिर से नहीं आया, जबरदस्ती मत करना। अब यहाँ आके सोचो, लिक्विड वाटर है 1 मोल वाटर है 100 डिग्री पे और आप उसे ला रहे हो 0 डिग्री पे, तो उसमें से हीट निकाल रहे होंगे या दे रहे होंगे? निकाल रहे होंगे, तो इसका मतलब डेल्टा H का साइन 1 का डेल्टा H1 भी नेगेटिव में होगा, लेकिन होगा कितना, होगा कितना, क्या करें? तो यहाँ से ध्यान दो, 1 ग्राम वाटर का 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ती है? हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन यही होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। तो अगर मैं पानी को 0 डिग्री से 100 डिग्री पर ले जाता तो कितनी हीट देनी पड़ती? 1 डिग्री के लिए कितनी देनी पड़ती है? तो 100 डिग्री के लिए कितनी देनी पड़ती? इंटू 100 और ये जो देनी पड़ती है कितने पानी के लिए? और मेरे पास कितना वाटर है, तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी अगर मुझे लिक्विड से 0 डिग्री वाले लिक्विड से 100 डिग्री वाले लिक्विड पे जाना, और इतनी मुझे निकालनी पड़ेगी अगर मुझे 100 डिग्री वाले लिक्विड से। तो ये डेल्टा H1 की वैल्यू हो गई क्या? तो ओवरऑल डेल्टा H क्या हुआ? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। डेल्टा H1 कितना है माइनस का 4.2 इंटू 100 इंटू 18, ये तो जूल में और ये किस में है? तो इसको मैं 1000 से डिवाइड करके इसको भी किलो जूल बना लूँ, प्लस माइनस 6.0 किलो जूल। इसको सॉल्व करके जो कुछ भी आएगा डेट विल बी द आंसर। बोलो, देखना क्यों नहीं हुआ? मीथेन गैस का कंबशन होगा तो ये रिएक्शन होगी ना। डेल्टा एन जी क्या होगा बोलो? 3 माइनस 3 या नहीं, 1 प्लस 2, ये भी 3 है और ये भी 3 है, बोलो सारो यही तो लोगे बस, गैसियस प्रोडक्ट का 1 और गैसियस रिएक्टेंट का 3, तो -2 नहीं आया। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT होता था या नहीं? तो इस बार क्या होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस 2RT होगा या नहीं होगा? अब डेल्टा U की वैल्यू कितनी है? -x दी हुई है या नहीं? तो बताओ डेल्टा U डेल्टा x से बड़ा है या छोटा है? अब बता क्यों फंस गए? बिकॉज ऑफ साइन। ये नेगेटिव का है, आर की वैल्यू 8.314 होती है, यानी पॉजिटिव में ही होती है। टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव में ही होता है केल्विन स्केल पे।
तो ये वैल्यू कुछ भी रहे, नेगेटिव ही रहे, तो ये ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा ना। और x से बड़ा होगा नेगेटिव में, x से छोटा होगा। मान लो x की वैल्यू -50 है सपोज, और -2RT की वैल्यू मान लेते हैं -3 है, -53 आया। तो -50 से -53 बड़ा है या छोटा है? मैंने x को जलाया, हीट निकली -500 जूल। मैंने y को जलाया, हीट निकली -700 जूल। बताओ किस फ्यूल ने ज़्यादा एनर्जी दी, x ने या y ने? फंस गए ना। मैथ्स वाले तो कह रहे थे कम है, और अभी अभी आप कहने क्या लगे y ने ज़्यादा दी। तो इसलिए क्वेश्चन मेरे से आज तक हुआ नहीं कि ये चाह क्या रहा। अगर मैं मैथमेटिकली आंसर दूं तो डेल्टा यू की वैल्यू डेल्टा एच से, ये कौन है, डेल्टा यू जैसा है, और ये कौन है, डेल्टा एच जैसा है। इसमें इक्वेशन से इमेजिन करके देखो। तो अगर मैथमेटिकली देखो तो क्या है, और अगर एनर्जी की टर्म्स में देखूं तो डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच दिया हुआ होगा बुक वाले ने। तो इसका मतलब वो किसकी टर्म्स में दे रहा है, इस बात की टर्म्स में कि x ने 500 जूल दी, y ने 700 जूल दी, तो किसने ज़्यादा दी, y ने ज़्यादा दी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की क्या इक्वेशन लिखोगे? ये लिखोगे ना, एक CH4, इधर कौन 2H2 आएगा ना, कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स के नाम पे। अब इसकी आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, यानी इसका डेल्टा एफ एच निकालना। तो इस केस में डेल्टा आर एच जो है, इस रिएक्शन का जो डेल्टा आर एच है वही डेल्टा एफ एच भी है। तो किसी भी रिएक्शन का जो होता है उसको डेल्टा आर एच भी तो कहते हैं। क्या मैंने आपको अपने कोर्स से बाहर जाते हुए बताया था, जब आप सब बोले थे जी ऐसा कैसा कर दिया आपने? हमेशा तो प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स होता है यहाँ आपने। तो मैंने कहा था क्योंकि ये कंबशन एंथैल्पी और इनका साइन पहले से नेगेटिव में होता है, ओवरऑल साइन सही आ जाए, इसलिए चाल चल रखी है इन्होंने। याद आया? तो अब देखो, अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला मारूँ तो फिर मैं आपको प्रॉपर करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये तो हमारे कोर्स में नहीं है ये वाला फॉर्मूला। तो प्रॉपर कैसे करेंगे वो भी करता हूँ। तो रिएक्टेंट्स के नाम पे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की एंथैल्पी ऑफ कंबशन दी है क्या उसने हमें? कितनी? ये वाली है। 1 मोल ग्रेफाइट है तो -393.5 प्लस 2H2, हाइड्रोजन की कितनी है? तो 2 इंटू माइनस 2 मोल क्यों किया, समझ गए ना, वो तो 1 मोल किया, हमारे पास यहाँ 2 मोल्स हैं, तो ये वाला 2 ले आया। ये बॉक्स तो बंद हो गया किसके नाम पे, रिएक्टेंट्स के। अब दूसरा बॉक्स बनेगा किसके नाम पे, प्रोडक्ट्स के। प्रोडक्ट में एक मीथेन है और मीथेन की एंथैल्पी ऑफ कंबशन दी हुई है, देखो कितनी, 1 ही मोल है उसका, और ये 1 ही मोल की है। इसको सॉल्व करके जो कुछ भी आएगा उसका यूनिट क्या आएगा, सब किलो जूल में देखो। तो जो आंसर आएगा डेट विल बी इन किलो जूल। पर मोल लगाना हो लगा देना, नहीं लगाना हो मर्जी आपकी। तो ये तो था ऑब्जेक्टिव पेपर में। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे भी इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप ओरली रफ पेज पे करोगे इतना, टू दिस इनटू दिस माइनस दिस। थ्योरी का पेपर है तो इतना लिख के दिखा सकते हो। अब प्रॉपर तरीका क्या है उसको करने का, अगर मैं इस मेथड को ना लगाऊं। हाँ सर, इसको क्या कहेंगे उस केस में कि तुम तो हमारी टारगेट इक्वेशन हो, और उसने कंबशन ऑफ मीथेन दिया पहली बार, तो CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2, और 2H2 लिक्विड होगा, बाकी सब गैस होंगे। याद आ रहा कल का फंडा, किसी कंबशन रिएक्शन में वाटर हो तो लिक्विड लेना। इसका डेल्टा एच भी दिया उसने कितना, -890.3 किलो जूल। फिर उसने कंबशन ऑफ ग्रेफाइट, तो उसकी क्या रिएक्शन होगी, C + O2, C सॉलिड + O2 गिव्स CO2 गैस। इसका डेल्टा एच -393.5 दिया हुआ। फिर उसने कंबशन किसका दिया, हाइड्रोजन गैस का। तो हाइड्रोजन गैस के कंबशन की रिएक्शन क्या होगी, जिसका कंबशन उसे वही मोल लेते हैं ना, H2 + ½ O2 गिव्स H2O कौन सा, लिक्विड, और इसकी दिया -285.8। अब टारगेट इक्वेशन में मुझे कितने C चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में ही है। तो मैं इसको अगर 1 बोल लूँ, इसको 2 बोल लूँ, इसको 3 बोलूँ, तो 1 वाली एज इट इज ले लूँगा। 2H2 चाहिए, 2H2 लेफ्ट में, इधर एक H2 है लेफ्ट में, तो क्या करूँगा, ट्वाइस ऑफ 3। और CH4 मुझे एक चाहिए लेकिन राइट हैंड साइड पे चाहिए, इधर लेफ्ट पे है, -1। समझ गए क्या? और नहीं तो अपना इसको लिखो, इसको एज इट इज लिखो दोबारा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो दोबारा, और इसको रिवर्स करके लिखो। जब रिवर्स करके लिखोगे तो इसका डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डेल्टा एच भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब रिवर्स कर चुके लिख चुके होंगे उसके बाद उन तीनों को ऐड कर देना, टारगेट इक्वेशन अपने आप बन के आएगी पक्का। तो इसको यहाँ एस मान के करो, आंसर आ रहा होगा फिर, क्योंकि एस कर मान के से करोगे तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1, ये तो लिक्विड है 2, और ये
3/2, तो ये 1/2 प्लस में आ जाएगी डेल्टा जी की वैल्यू, और फिर आपका आंसर पीछे से मैच कर जाएगा। तो ये करेक्शन कर लीजिए, यहाँ सॉलिड है ये। डन। आज जो मैंने ये 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसे करने के बाद काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन हिलने समझ आने शुरू होंगे। यहाँ आ गए थे और यहाँ हमें एक नया आर्टिकल शुरू करना था, और नया आर्टिकल क्या है, जैसे एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन था, ठीक उसी तरह एंट्रोपी ऑफ तो वहाँ याद हो आपको एक डेल्टा फर्स्ट एच था, तो उसके पैरेलल यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा फर्स्ट एस, वहाँ एक डेल्टा वैप एच था, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वैप एस, और एक डेल्टा सब एच था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा सब एच। ये एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन, ये एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन, ये एंट्रोपी चेंज ऑफ सब्लिमेशन। ये क्या होगा, एस ऑफ लिक्विड माइनस एस ऑफ सॉलिड, क्योंकि फाइनल कौन होगा फ्यूजन में, लिक्विड। ये कौन, एस ऑफ गैस माइनस एस ऑफ लिक्विड, और ये कौन होगा, एस ऑफ गैस माइनस एस ऑफ सॉलिड। बोलो हाँ या नहीं। फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, वेपोरेशन में लिक्विड से गैस जाते हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज तो हमें पता नहीं है। तो ये क्या है कि आपने ये भी पढ़ा था, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी डेल्टा एस को। तो ये डेल्टा फर्स्ट एच है, तो देखो मैं क्या बेईमानी कर रहा हूँ, क्यू रिवर्सिबल को रब करके डेल्टा फर्स्ट एच, ये कौन, डेल्टा वैप एच, और ये कौन, डेल्टा सब एच। बोलो हाँ या नहीं, क्योंकि क्यू को आप डेल्टा एच भी कह सकते थे अगर क्यू कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर हो, याद हो। तो क्यू को रिप्लेस कर दिया डेल्टा एच से, मानते हुए कि कांस्टेंट प्रेशर पे काम हो रहा होगा। और जब फ्यूजन की बात होती थी तो क्या यहाँ मेल्टिंग पॉइंट लेते थे, आज भी जरूरत पड़ी इस बात की। जब वेपोराइजेशन होता था तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट लेते थे, और सब्लिमेशन में कहना पड़ता था एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि सब्लिमेशन तो किसी भी टेम्परेचर पे होता है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना भूल गया, जैसे हमने कहा कि एब्सोल्यूट वैल्यू यू की पता लगा सकते हैं क्या, याद है ना। और जब यू नहीं पता तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एच भी नहीं पता, लेकिन डेल्टा यू पता था और डेल्टा एच पता था, याद है। तो एंट्रोपी में एक बड़ा नया अजीब चेंज क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एस कैन बी डिटरमाइंड। तो जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता थी उनका डेल्टा पता चल गया था, तो इसका डेल्टा एस तो पक्का पता चली जाएगा जब। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एस कैसे निकालते हैं, उसके लिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो मेरे कोर्स में नहीं है। आपको आखिर में थोड़ा सा रेफरेंस दे दूंगा, थोड़ा सा समझा दूंगा, हालांकि वो समझ नहीं आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन वगैरह का हायर लेवल का किस्सा, फॉर्मूला बता दूंगा। चलें, अब नेक्स्ट है सेकेंड लॉ ऑफ, तो इसकी दुनिया भर की जो डेफिनेशंस हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, उन्हें मुझे सबसे बढ़िया वाली जो क्या लगती है, सबसे आसान जो लगती है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज, कल पढ़ा दिया था ओसामा बिन लादेन। क्यों, दुनिया में क्या हो रहे हैं ज़्यादा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सब पेड़ बड़े हो रहे हैं, सब नदियों में पानी बह रहा है, हवा बह रही है, हम सब जितने दुनिया में जीव जंतु हैं सब बूढ़े हो रहे हैं, सब मर रहे हैं। तो सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो सबके दौरान डिसऑर्डर बढ़ रहा है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज एवर इंक्रीजिंग। अब इसको अलग अलग तरह से वो बोलते हैं, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या ऑल नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को किसी एक्सटर्नल एजेंसी से रिवर्स नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो, हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ही जाएगी, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ तो हीट जा नहीं सकती। फ्रिज में भी हीट जो है हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ ही जा रही है, तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का जाना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते कि जी हमारी हीट जो है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जानी शुरू हो गई है। बोलो हो गया क्या। और एक इंपॉर्टेंट छोटी सी बात और, जिसके ऊपर वो छोटी मोटी सी बातें पूछ लिया करते हैं, हमने जब ये कहा था ना, इन ऑर्डर टू अटेन मैक्सिमम डिसऑर्डर, तो इस बात को वो इस एक थके हुए एग्जांपल से और समझाते हैं, ज़्यादा बुक सब बुक वाले, कि ये दो वेसल्स हैं, दोनों में गैस बंद है, बीच में स्टॉपर लगा है, एक में कलर्ड गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, हो सकती है ना कलर्ड गैस, और एक में कलरलेस गैस के मॉलिक्यूल हैं, और ये सिस्टम आइसोलेटेड है, यानी हीट अंदर बाहर नहीं आ जा सकती, ये सिस्टम आइसोलेटेड है, हीट अंदर बाहर नहीं जा सकती, बस आपने स्टॉपर हटा दिया। स्टॉपर हटाने से क्या होगा, अपने आप ही डिफ्यूजन हो जाएगा। तो जब आप हीट दे नहीं रहे, हीट ले नहीं रहे, एडियाबैटिक प्रोसेस है, हीट चेंज नहीं होने दे रहे सिस्टम की, तो फिर ये क्यों मिक्स हो रहे हैं,
देखो है नहीं, पहले इस क्लास के बच्चे इसी क्लास में रह सकते थे, इस क्लास के बच्चे इसी क्लास में रह सकते थे, और अब दाएं बाएं भाग रहे हैं, इंटरवल हो गया, तो डिसऑर्डर बढ़ गया, घट गया। तो ये अपने आप मिक्स हुए, आपने कराए? आपने तो स्टॉपर हटाया था ना, स्टॉपर हटाने के बाद हो सकता था वो अपनी अपनी क्लास में रहते, लेकिन नहीं, वो मिक्स हो गए। क्यों? इन ऑर्डर टू अटेन मैक्सिमम डिसऑर्डर, यानी इन ऑर्डर टू इंक्रीज एंट्रोपी। ठीक है, हो गया। तो अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। डेल्टा एस के बेसिस पे क्या कंफर्म बता सकते हैं प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा? डेल्टा एस का पॉजिटिव होना स्पॉन्टेनिटी की गारंटी या फेवरेबल बस? और डेल्टा एच का नेगेटिव होना स्पॉन्टेनिटी की गारंटी या बस फेवरेबल? तो हमने कहा भाई जब इससे कुछ गारंटी नहीं हो रही तो कोई ऐसी चीज़ पता लगाओ जिससे गारंटी होती हो कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या। तो उन्हें कहा गारंटी वाली टर्म भी इंट्रोड्यूस करते हैं, और गारंटी वाली टर्म्स उसने क्या इंट्रोड्यूस करी? गिव्स फ्री एनर्जी एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। आजकल IUPAC ने तो इसे कहना शुरू कर दिया गिब्स एनर्जी या गिब्स फंक्शन, फ्री वर्ड बीच में से गायब कर दिया। ये सम्यक जैन जी हैं, इनके पास मान लीजिए 100 जूल एनर्जी है टोटल, और ये इनके घर का ग्राउंड फ्लोर है, और आजकल इनके घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, जैसा कि हमने आवाज़ फर्स्ट फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे सीमेंट के कट्टे रखवाने हैं, और आज मजदूर आया नहीं है। पापा काम पे जा रहे थे, पापा कहते हुए सम्यक जी बड़े हो गए हो, सीमेंट का कट्टा 30 किलो का, 35 किलो का, सिर्फ 30 किलो का होता, तुम ही चढ़ा देना। एक कट्टा चढ़ाने में 10 जूल एनर्जी लगती है, तो बताओ सम्यक जी ऊपर कितने कट्टे चढ़ा देंगे? 10 या नहीं? तुम्हें कोई किसी को भी सम्यक जी अच्छे नहीं लगते क्या जो तुमने 10 आंसर दिया? अगर सम्यक जी ने 10 कट्टे ऊपर चढ़ा दिए तो सम्यक जी कहाँ रहेंगे? खत्म। नहीं, तो सम्यक जी मुश्किल से 9वां कट्टा चढ़ा के वहीं 9वें कट्टे के बराबर में लेट जाएंगे कि फंस गया मैं, और दम नहीं बचा, तो जल्दी कुछ खाने पीने पिलाओ, अपनी एनर्जी बढ़ाओ, नहीं तो मैं तो बेहोश हो जा रहा हूँ। तो इनकी टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा आप काम में ले सके, यूजफुल वर्क करवा सके ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 10 जूल जो है वो इनके सर्वाइवल के लिए मिनिमम एनर्जी जरूरी है, सर्वाइवल के लिए इनके, कहते उससे ज़्यादा नहीं मैं करता काम। तो इनकी टोटल एनर्जी का ये 90 जूल है, ये क्या होगी इनकी? अब इस बात को मैं इंग्लिश में सुनाऊं तो क्या होगी? एनर्जी अवेलेबल विद अ सिस्टम डेट can be used, maximum energy available with the system that can be used to do useful work। बोलो है नहीं? पक्का? अब इसका मतलब इस बात को मैं सुन के मुझे पता क्या लगता है, इसका मतलब कोई यूजफुल और कोई नॉन यूजफुल वर्क भी होता होगा। तो अभी अगर सम्यक जी जो है सीमेंट के कट्टे ऊपर ढोने के बजाय बाहर घूमने फिरने निकल जाएं, और बाहर घर से जब घर में आए घुसे बिल्कुल थक के, मम्मी मैं बेहोश हुआ जा रहा हूँ, मैं गिरा जा रहा हूँ, जल्दी कुछ खाने को दो, तो ये सारी अपनी एनर्जी खर्च कराए घूमने फिरने में, तो उस केस में फिर हम उसे किस फ्री एनर्जी नहीं कह रहे, यूजलेस है वो। तो जो हमारा पी डेल्टा वी था उसे हम क्या एक्सपेंशन कंप्रेशन वर्क कहते थे? अरे W = P डेल्टा वी में कंप्रेशन एक्सपेंशन में से कुछ एक चीज़ होती है, नहीं पिस्टन नीचे आ रहा है तो कंप्रेशन, पिस्टन बाहर जा रहा है तो एक्सपेंशन, तो उसको ये कन्वेंशनली यूजफुल मानता है। एक्सपेंशन नॉन एक्सपेंशन जो किस्सा था, सॉरी जो भी था उसे वो यूजफुल वर्क मानता है। ठीक है, बढ़े आगे को। डेफिनेशन हो गई, इसका फॉर्मूला कहाँ से आया हमें नहीं पता, बस आ गया। G = H - TS होता है। H सब जानते हो एंथैल्पी, S सब जानते हो एंट्रोपी, T सब जानते हो टेम्परेचर। तो मैं ऐसे करके सुनाता हूँ, क्या G के अंदर एंथैल्पी फैक्टर और एंट्रोपी फैक्टर दोनों समाये हुए हैं? और जब दोनों समाये हुए हैं तो फिर ये तो दोनों का ओवरऑल कंक्लूजन सुनाता होगा। डेल्टा G किसे कहते होंगे? G फाइनल माइनस G प्रोडक्ट्स माइनस, इसका मतलब ये क्या हुआ फिर से? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा या अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करेगा?
बोलो आ रहा है क्या कुछ कुछ? तो अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूँ तो क्या ये हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा ऑफ टी एस। अब पक्का फिजिक्स वाले अब तक आपका बना चुके होंगे, जब प्रोडक्ट में होता है तो क्या करते हैं वो, टी डेल्टा एस प्लस एस डेल्टा टी करा चुके अब तक या नहीं? ये मल्टीप्लाई में एक को छोड़ देता है, दूसरे का डिफरेंशियल कर देता है, प्लस दूसरे को छोड़ देता है, पहले का डिफरेंशियल कर देता है। अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो चुपके से ना समझ आ गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी की वैल्यू जीरो रहेगी। डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा टी जीरो, डेल्टा जी क्या आ गया, डेल्टा एच माइनस। ठीक है, तो इस इक्वेशन का नाम है, ये आपके पीछे पड़ी रहेगी अब जब तक ज़िंदगी में केमिस्ट्री पढ़ोगे। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किसी भी ब्रांच में अचानक टपक जाया करेगी। क्या नाम है? और जिनसे बोलना नहीं आता वो इसे बोल देता है गिब्स एनर्जी इक्वेशन। क्या बोल देता है? अब मैं दूसरी तरह से बोलूँ, डेल्टा जी में क्या एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व है और एंट्रोपी चेंज भी इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब इट टेक्स इनटू अकाउंट क्या, बोथ एंथैल्पी एंड, क्योंकि अभी तो यही लड़ाई हो रही थी ना, डेल्टा एच का नेगेटिव होना स्पॉन्टेनिटी के लिए फेवरेबल तो था लेकिन गारंटी नहीं थी। ऐसे ही डेल्टा एस का पॉजिटिव होना फेवरेबल तो था लेकिन, तो ये दोनों को कंसीडर करके ओवरऑल रिजल्ट सुनाएगा किसी तरह। किस तरह सुनाएगा वही हम करने जा रहे हैं, और वो इसकी सबसे जानदार चीज़ है, स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज। समझ गए क्या सर? इसमें तो समझने को कुछ नहीं है, समझने की किस्सा यहाँ से शुरू होता है, और इस छोटे से डेरिवेशन को सबसे मुश्किल डेरिवेशन मानते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर का। सोचो बात में दम है क्या, या सोच नहीं पा रहे? ये इस कंटेनर में आपका सिस्टम रखा, अंदर कुछ हो रहा है, तो ये जब ऐसे स्टडी कर रहे हो तो ये आपका सिस्टम हुआ, और ये सब क्या हुई, मान लो इसने हीट छोड़ी, इसने हीट छोड़ी, तो इसने हीट छोड़ी तो इसकी एंट्रोपी तो मोस्ट प्रोबेबली कम हुई होगी, और इसमें हीट आई तो इसकी एंट्रोपी मोस्ट प्रोबेबली बढ़ी होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, जितनी एंट्रोपीज की कम हुई हो उतनी एंट्रोपीज की बढ़ी होगी। क्यों? इसमें तो कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड बन रही थी, सॉलिड से लिक्विड बन रही थी, इसलिए एंट्रोपी, बल्कि मैं ऐसे बोलूँ लिक्विड से सॉलिड बन रही थी तो इसलिए एंट्रोपी कम हो रही होगी। लिक्विड से एस कम होता है ना एंट्रोपी सॉलिड की, तो इसमें तो एंट्रोपी बहुत ज़्यादा कम हो रही होगी, लेकिन जो हीट बाहर आ रही है उस हीट से बाहर बाहर हवा है, हवा ने वो हीट एब्जॉर्ब करी तो बाहर उसकी एंट्रोपी बढ़ी होगी, लेकिन वो गैस से गैस ही रही तो उसकी एंट्रोपी थोड़ी सी बढ़ी होगी शायद। सब चीज़ों में शायद लगा हुआ है, कहीं फंस ना जाए आगे जाके। तो इसका मतलब जितनी इसकी एंट्रोपी कम हुई हो इसकी शायद उतनी एंट्रोपी ना बढ़ी हो, क्योंकि अगर ऐसा होता फिर तो दोनों का टोटल हमेशा जीरो जाता। तो मैंने अपनी तरफ से ऐसी कहानी बना रखी है जो सच्ची झूठी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये पक्का है कि डेल्टा एस टोटल, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग होता है। इसका मतलब डेल्टा सिस्टम हमेशा डेल्टा सराउंडिंग के इक्वल नहीं होता, वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। अब इसमें बुरा कौन लग रहा? हमें तो ये बुरा लग रहा क्योंकि हम सराउंडिंग को तो स्टडी करना ही नहीं चाहते। चैप्टर की पहली लाइन यही थी, जिसे स्टडी करे वो सिस्टम, तो इसके लिए तो सराउंडिंग भी स्टडी करनी पड़ जाएंगी। हमें से स्टडी नहीं करना, हमें से अच्छा नहीं लगना, हमें से हटाना चाहते हैं। और ये आर्टिकल की जाने जैसे लाइन समझ में आ गई, उसका आर्टिकल हो जाएगा, उसको डेरिवेशन हो जाएगा, पेपर में डेरिवेशन अगर आ जाए तो। मान लो सिस्टम ने हीट छोड़ी है कितनी, क्यों, किस पर, तो क्या मैं इसे ऐसे बोलूँ, क्या मैं इसे ये बोल सकता हूँ क्यू पी को तो डेल्टा एच कहते हैं, और क्या मैं इसे ये बोल सकता हूँ, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व होती है, एनर्जी के लिए तो पक्का है, जितना सिस्टम ने एनर्जी छोड़ी सराउंडिंग ने उतनी एनर्जी गेन करी होगी। तो देखो मैंने आपका बना दिया सिस्टम वर्ड को सराउंडिंग में और सराउंडिंग वर्ड को सिस्टम में बदल दिया खेल खेल में ही। कैसे? डेल्टा एस सराउंडिंग क्या रहा होगा, क्यू सराउंडिंग अपॉन टी, इसको मैं प्लस क्यू पी सराउंडिंग भी लिख सकता हूँ, बोलो है नहीं। और क्यू सराउंडिंग की वैल्यू कितने इक्वल है,
देख लो, इस क्यू की सराउंडिंग की जगह मैं माइनस डेल्टा सिस्टम लिख सकता हूँ या नहीं? बना दिया बढ़िया वाला। सराउंडिंग वर्ड को बिना कुछ चुपके से सिस्टम में बदल दिया। अब इसको फर्स्ट में रख दो, तो जब आप इसे फर्स्ट में रखोगे तो क्या हो जाएगा उसका, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एस सिस्टम अपॉन टी। सब सिस्टम आ गया। अब इसके साथ सोचना, इस वाले के साथ मैं ये बात भी लिख सकता हूँ क्या? पहले बोलता तो आपको समझ नहीं आता, अब समझ आ जाएगा। इस बॉक्स में ये लिख सकता हूँ क्या मैं? इस लाइन का यही मतलब निकलता है क्या? सोच के देखो। डेल्टा एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग की, और टोटल यूनिवर्स की बढ़ती जा रही है, यानी डेल्टा एस टोटल लगातार बढ़ता ही जा रहा होगा, क्योंकि यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है, तो डेल्टा एस टोटल की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी ना। किसके लिए? फॉर, तो आप थोड़ी देर पहले कहोगे सर, थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे डेल्टा एस का पॉजिटिव होना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए फेवरेबल तो है लेकिन गारंटी नहीं है। तो वो डेल्टा एस किसका था? वो वाले समझा ही नहीं रहे सही से। वो किसका डेल्टा एस किसका था? वो डेल्टा एस सिस्टम का था। आप यहाँ जो डेल्टा एस मेजर कर रहे थे, ये सब किस्सों में कौन से थे? सिस्टम के थे। तो डेल्टा एस सिस्टम का पॉजिटिव होना, लेकिन डेल्टा एस टोटल हर हाल में पॉजिटिव ही होगा फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि यूनिवर्स का ओवरऑल टोटल डेल्टा एस तो बढ़ता ही जा रहा है। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को माइनस टी से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा? माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एच क्या? बोलो मैस। इस साइड पे मैंने आगे पीछे लिख दूं तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम, ये क्या हो जाएगा? हाँ या नहीं? भाई अभी पढ़ा था ना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को क्या कहते थे? डेल्टा जी। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की जगह क्या लिख दिया? डेल्टा जी सिस्टम। यानी डेल्टा जी किसका मेजर करना पड़ रहा है? डेल्टा जी किसका मेजर कर रहे हो? और तब भी वो आपको गारंटी बता देगा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। कैसे? इसको कॉन्टिन्यूटी में करें तो क्या तय हुआ था कल? फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल, यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही थी, याद हो? तो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है। तो अब जरा इस वाले बॉक्स में डाल के देखो, डेल्टा जी क्या आ जाएगा? माइनस ही फॉर्मूले वाला। टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव में ही होता है, केल्विन स्केल है क्योंकि। और डेल्टा एस टोटल की वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव, यानी रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। देखो, तो इसका मतलब बढ़िया सा कंक्लूजन क्या निकला जो हमेशा आपके पीछे पड़ा रहेगा आज के बाद? डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, किसके लिए? फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है। दुनिया में उन्होंने एक ही चीज़ मानी है, फोटोसिंथेसिस, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और उसका डेल्टा जी पॉजिटिव है। प्लांट की एनर्जी बढ़ती जा रही है ना फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो उसका डेल्टा जी पॉजिटिव है और फिर भी वो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप चलता रहता है फोटोसिंथेसिस। अल्ट्रावायलेट मतलब सनलाइट जब होती है। तो इसमें एक अकेला एक्सेप्शन फोटोसिंथेसिस है। फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा? डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 होगा। बोलो। माइनस ये फॉर्मूले वाला, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव में होगा और डेल्टा एस टोटल कैसा? नेगेटिव। रिजल्ट क्या आया? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। तो डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव अगर होगा तो प्रोसेस कैसा हो गया? इस स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको हमेशा याद आना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल्टा जी नेगेटिव होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस का पॉजिटिव होता है। तीसरा किस्सा, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम समझते हो क्या? सही से तो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। जितना आगे जा रहे हैं उतने पीछे जा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? इक्विलिब्रियम में।
तो जितना आगे गए तो आगे जाने से ड्रॉप भी बड़ी होगी, पीछे आने से उतनी घट गई होगी, या आगे जाने से जितनी घटी होगी पीछे आने से उतनी बढ़ गई होगी। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा 0। तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा कब एट इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी 0 एट इक्विलिब्रियम। हाँ जी बोलो, देखेंगे सर भी। डेल्टा आर जी को क्या बोलें, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। जैसे डेल्टा आर एच क्या था, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन। हटा दो। तो उसको मैं उसी तरह देख सकता हूँ जैसे वहाँ लिखते थे डेल्टा एफ एच लिखते थे वहाँ पे, यहाँ डेल्टा एफ जी प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा डेल्टा एफ जी रिएक्टेंट्स। हाँ या नहीं बोलो। तो उसके पैरेलल है, कुछ भी नया नहीं है, उसके बिल्कुल पैरेलल है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, अब ये वाला अगला आर्टिकल जो है ये इम्पोर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी, और सही मायने में आपके कोर्स के हिसाब से ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब ये समझना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा होता है, तो इसलिए मैं कहानी बना के इसको सुना रहा होता हूँ। कैसे सुनिए, हम सब जानते हैं डेल्टा जी इजिकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, इसको हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कहते हैं। अब एक बंदा कह रहा है कि मैं ना एक्सोथर्मिक प्रोसेस कराने जा रहा हूँ। क्या कराने जा रहा हूँ, तो बताओ वो स्पॉन्टेनियस हो जाए, यानी वो अपने आप हो जाए। एक बार शुरू करूँ तो उसके बाद अपने आप होता रहे, ऐसा करने के लिए क्या करूँ, उसका टेम्परेचर कम से कम रखूँ या ज़्यादा से ज़्यादा रखूँ। क्वेश्चन समझ आया। वो पूछ रहा है हमारे से, अभी आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। तो हमने उससे कहा जब तेरा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो ये तो पक्का हो गया कि तेरे प्रोसेस का डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव है। तो डेल्टा एच तो हर हाल में नेगेटिव होगा, कल पढ़ा होगा अगर जाके, ऑलवेज या नहीं, या कभी कभी एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है। मान गए। तो डेल्टा एच नेगेटिव है, तो हमने उस बंदे से पूछा जो तू एक्सोथर्मिक प्रोसेस करा रहा है उसका डेल्टा एच क्या है। तो बोला वो तो मुझे पता नहीं। तो हमने अपने आप सोचा भाई नेगेटिव भी हो सकता है, और बोलो जब उसे नहीं पता तो दो ही बातें हो सकती हैं, डेल्टा एच का तो पक्का है जब एक्सोथर्मिक का नेगेटिव ही होगा। अब ये जो नेगेटिव है ये स्पॉन्टेनियस यूनिटी के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल बात है, डेल्टा एच का नेगेटिव होना। कल पढ़ के नहीं गए थे क्या सर, एनर्जी का घटना तो फेवरेबल है। अब डेल्टा एस का पॉजिटिव होना फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, पढ़ नहीं गए सही से। डेल्टा एस पॉजिटिव होना, डिसऑर्डर का बढ़ना तो फेवरेबल होता है स्पॉन्टेनिटी के लिए। नहीं चाह रहे थे तुम दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा डिसऑर्डर हो जाए, सुबह स्कूल जाने से पहले छुट्टी हो जाए। डिसऑर्डर का बढ़ना फेवरेबल एंड फेवरेबल फॉर स्पॉन्टेनिटी।